शुभ संध्या, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर सीरीज में हम देखेंगे 31वां सेट, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों वाले 61 प्रश्न हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को इग्नोर करने का मतलब है कि अपनी सफलता को इग्नोर करना। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न है, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 36 में। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है अनुच्छेद 37 में। तीसरा प्रश्न है, राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 38 में। आइए अब इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38 में। चौथा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 39 के क में। पांचवा प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 40 में। छठा प्रश्न है, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 41 में। आइए इन प्रश्नों को जल्दी से संक्षेप में देख लेते हैं। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के क में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 41 में। सातवां प्रश्न है, प्रसूति सहायता एवं काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 42 में। आठवां प्रश्न है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 43 में। नौवां प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 44 में। 10वां प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 45 में। आइए एक बार फिर से इन प्रश्नों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, एससी एसटी एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 46 में। 12वां प्रश्न है, मद्यपान निषेध, पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 47 में। 13वां प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 48 में। आइए फिर से इन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। एससी एसटी एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 48 में। 14वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है 48 के क में। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 49 में। 16वां प्रश्न है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 50 में।
17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 51 में। आइए अब इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थलों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। प्रश्न संख्या 18 है, किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी? इसका उत्तर है केटी शाह ने। यानी केटी शाह के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यानी कि अगर राज्यों के पास पैसे होंगे तभी वो अपने नीति निर्देशक तत्व को लागू कर पाएंगे। 19वां प्रश्न है, किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? इसका उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और यह समिति 1976 में गठित की गई थी। 20वां प्रश्न है, वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 11। 21वां प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति में। आइए इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 54 में। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका उत्तर है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 24वां प्रश्न है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? इसका उत्तर है दिल्ली एवं पुडुचेरी। आइए संक्षेप में इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो वो हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो ये दो केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, दिल्ली एवं पुडुचेरी। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली के द्वारा होता है? इसका उत्तर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 56 में। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कितनी राशि जमा करनी होती है? इसका उत्तर है 15,000 रुपए। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 57 में। आइए इन प्रश्नों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कितनी राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 रुपए। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 57 में। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 58 में। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 60 में। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 61 में। आइए इन प्रश्नों को भी फिर से दोहरा लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में।
32वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 108 में। और दोस्तों, आपसे ये प्रश्न है, जब राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है? आप अपना उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 33वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 111 में। 34वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 123 में। 35वां प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के पास। आइए इन प्रश्नों को भी जल्दी से दोहरा लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो बहुत ही इजी सवाल है और इस सवाल का जवाब तो आप सभी जानते होंगे। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार राज्य के ही निवासी थे। 37वां प्रश्न है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 38वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 39वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। आइए इन प्रश्नों को भी जल्दी से दोहरा लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर स्थापित हैं। 40वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 63 में। 41वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 64 में। 42वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? इसका उत्तर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। इन प्रश्नों को भी जल्दी से दोहरा लेते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो वो हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। 43वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 74 के खंड 1 में। 44वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 75 के खंड 1 से प्राप्त है। 45वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? इसका उत्तर है 15%। 46वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर है लोकसभा के प्रति। तो अब जल्दी से इन प्रश्नों को फिर से दोहरा लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
तो लोकसभा के प्रति। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला यानी कि 47वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के प्रति। 48वां प्रश्न है, आजादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 18। 49वां प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल बहुत ही इजी है और इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 50वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी। और उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी जानते होंगे। प्रश्न संख्या 51 है, वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा से असंबद्ध रहे वे कौन थे? इसका उत्तर है चौधरी चरण सिंह। इस प्रश्न का अर्थ है कि वैसे प्रधानमंत्री कौन हैं जो लोकसभा में कभी नहीं गए। इस प्रश्न को आप हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी नहीं गए। जब वो कभी नहीं गए तो जाहिर सी बात है कि उनका चरण भी कभी लोकसभा में नहीं पड़ा होगा। इस प्रकार से याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह वैसे प्रधानमंत्री थे जिनका चरण लोकसभा में नहीं पड़ा। 52वां प्रश्न है, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। 53वां प्रश्न है, भारत की संसद का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर। 54वां प्रश्न है, भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 79 में। 55वां प्रश्न है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 80 में। 56वां प्रश्न है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 81 में। दोस्तों मुझसे जान लीजिए कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को हमेशा के लिए किस तरह से याद रखें। इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, वो है सरला। वो क्या है? सरला। स यानी कि संसद, जो कि अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में उल्लेखित है। र यानी कि राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 में वर्णित है। और ला यानी कि लोकसभा, जो कि अनुच्छेद 81 में वर्णित है। यानी कि सरला हो गया 79, 80 और 81। इस तरह से आप लोग इन तीनों प्रश्नों को आसानी से याद रखिएगा। क्या है ट्रिक? सरला 79, 80 और 81। स यानी कि संसद, र यानी कि राज्यसभा, ला यानी कि लोकसभा। 57वां प्रश्न है, राज्यसभा को किस और नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है उच्च सदन के नाम से। 58वां प्रश्न है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है निम्न सदन के नाम से। 59वां सवाल है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है 250 यानी कि 250। 60वां प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका उत्तर है 550। आज के सेशन का 61वां और आखिरी प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 6 वर्ष। आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे वीडियोज पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलूंगा अगले सेट में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, धन्यवाद।